नमस्कार, पॉलिटिकल डब्बा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे और याद करेंगे 1962 के युद्ध को, जिसे आधिकारिक रूप से ट्रांसग्रेशन का नाम दिया गया, और याद करेंगे इस चीनी दुस्साहस का, जो उसके बदनीयति का, और उसके आज याद करेंगे बुद्ध पंचशील वसुधैव कुटुंबकम युक्त भारतीय विदेश नीति का, जिसके पीठ पे छुरा भोंकने का काम चीनी नीति ने किया था, जिससे हमें यह अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और हमने अपने हजारों मील भूमि गंवाई और अपने बहुतेरे वीर जवानों का बलिदान दिया। आखिर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1962 के युद्ध में आखिर क्या प्रमुख कारण रहे थे। बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर संक्षेप में कि आखिर कारण क्या थे। अगर देखा जाए तो चीन के भारत पर आक्रमण के प्रमुख 3 कारण मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं या उद्देश्य के हैं। पहला, अपनी सामरिक शक्ति को विश्व रंगमंच पर प्रदर्शन करना, जो उसकी सब बेहतरीन उनकी जो पॉलिसी रही थी। भारत की निर्बलता को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करना। तीसरी, दुनिया में बढ़ते भारतीय कद यानी गुटनिरपेक्ष और पंचशील के बाद की जो रणनीति थी शीत युद्धकालीन में, उसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को अपमानित करना। संक्षेप में कहें तो चीन विस्तारवाद की नीति का प्रदर्शन करना था। चीन की इच्छा थी कि वह भारत को लोकतंत्रात्मक पद्धति की उन्नति में वह जो है सो एक अवरोध उत्पन्न करे और उस पर युद्ध का बोझ डाले, जिसमें चीनी बहुत हद तक सक्षम रहे थे। भारत के तिब्बत के प्रति जो नीति थे उससे भी चीनी काफी खफा थे, कुपित थे, जिसमें चीनी सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण लेने की इच्छा जाहिर की। भारत में राजनीतिक शरण मिली भी। चीनी इस घटना के बाद चीनी काफी सशंकित, खफा और रोष के साथ साथ कुपित भी थे। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था, चीन का उद्देश्य जो था वो वैश्विक राजनीति में बढ़ते हुए भारतीय कद को नीचा दिखाना, उसे बदनाम करते हुए एशिया में चीन की सर्वोच्च शक्ति की जो आकांक्षा थी उसको प्राप्त बनाया था। यह युद्ध कितने दिनों तक चला? 12 जुलाई 1962 को लद्दाख के गलवान नदी घाटी में भारतीय सीमा चौकियों पर टिड्डी माफिक आक्रमण कर चीनी सेनाओं ने अपने घेरे में लिया। यही वही गलवा घाटी जो आजकल चर्चा में है। 8 सितंबर 1962 को मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर जो पूर्वी सेक्टर में है, चीन ने इसमें भारतीय सीमा में प्रवेश किया। 20 अक्टूबर 1962 को प्रातः काल में चीन ने भारतीय उत्तरी सीमांत के दोनों अंचलों पर एक साथ आकस्मिक हमला किया। लद्दाख के सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आधुनिक शस्त्र और सैन्य साजो सामान से वंचित भारतीय सैन्य दल टिड्डी सैन्य दल के सामने जब तक संभल पाती, तब तक चीनी टिड्डी सेना ने भारतीय भूभाग का काफी जमीन हड़प ली थी। पहले जोड़ी फिर सीना जोड़ी की तर्ज पे चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने भारत को जीते हुए भारतीय प्रदेश भी वापस करने शुरू कर दिए। हालांकि जिन प्रदेशों पर उनकी पहले से नजर थी, उन्होंने उसे ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे। अब सवाल उठता है, आखिर चीन ने क्यों एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की? चीन का यह स्तब्धकारी युद्ध विराम की घोषणा एक संदेश दिया कि चीन युद्ध प्रेमी देश नहीं है, बल्कि विपरीत हालातों की वजह से वो भारत के साथ उसे युद्ध करना पड़ा है। चीन अपने उद्देश्यों के प्राप्ति में सफलता मिल गई थी। रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक मोर्चे पर चीन ने भारत पर श्रेष्ठता हासिल की तथा भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का और भारत को एक निर्बल राष्ट्र के रूप में जग प्रसिद्धि दिलाने के लिए वह कामयाब रहा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, बिगड़ता मौसम। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से प्राप्त होते तेजी से सैन्य सहायता से भी चीन भयभीत था। उसे पता था कि ये सैन्य सहायता मिल गई तो इतिहास ये बदल सकता है, और यह भी एक चीनी सेना का पीछे हटना जो है सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा था। वहीं यही दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों जो है मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में उलझे हुए थे। चीन को एक बेहतर मौका था कि खुद को एशिया में एक बेहतर सर्वोच्चता प्राप्त करने की कोशिश की जाए। सोवियत संघ का भी एक चीन को वापस लौटने का दबाव था। हालांकि चीन इस बात से भलीभांति परिचित था कि फौरित और संक्षिप्त युद्ध के जरिए भारत पर प्रभुत्व जमाना संभव नहीं है। दरअसल चीन अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए एशिया में सर्वोच्चता हासिल करने और उसे स्थापित करने एवं नेतृत्व का दावा प्रदर्शित करना चाहता था, जिसमें वो कमोबेश सफल रहा। भारत के पराजय के मूल कारणों की बात करें और उनके नुकसान की बात करें तो हालांकि इस पर कोई सटीक मूल कारण
हमें जो है अभी तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो भारतीय प्रतिष्ठानों में सहेज कर रखे गए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, आत्मकथा, पत्राचार और ओपन सोर्स से प्राप्त आंकड़ों, तथ्यों के आधार से और यह ज्ञात होता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण करने का मन 1962 से पहले यानी 1950 के दशक में ही बना लिया था। जब वो लिबरेशन उनको 1949 में मिली थी, उस समय से इनके मन में एक चीज चल रही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी भारत के साथ उन्होंने अपनी मंशा जाहिर नहीं होने दी। हिंदी चीनी भाई भाई अर्थात पंचशील के सिद्धांत की आड़ में चीन हमेशा भारतीयों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो भौगोलिक रूप में देखता हूं। चीन ने भारत को कार्टोग्राफिक वारफेयर में उलझाते हुए पहले अपनी भूसामरिकी स्थिति सुदृढ़ की, तत्पश्चात तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर और उसकी ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना को निशाना बनाना शुरू किया। जो अपेक्षाकृत हिमालय की निचली घाटी में तैनात थे, उन्हें ऊंची चोटियों की रक्षा करनी थी। अगर इनकी बातों पर देखिए तो आखिर इसके बाद क्या समझ में क्या प्रॉब्लम जो है इसके आयाम निकल कर आए। कोलंबो एक तरफा युद्ध विराम के बाद एक कोलंबो प्रस्ताव के रूप में सामने आया। मैं कोलंबो प्रस्ताव को मैं आपके सामने में जरूर सामने लाना चाहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। कोलंबो प्रस्ताव कहता है कि चीनियों द्वारा युद्ध विराम के पश्चात श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना तथा कंबोडिया जैसे राष्ट्र भारत चीन के विवाद को सुलझाने के लिए 10 दिसंबर 1962 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक सम्मेलन का आह्वान किया। इस सम्मेलन के प्रस्ताव को लेकर श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमाओ बंडारनायके चीन तथा भारतीय प्रधानमंत्रियों से मिली, जिसे कोलंबो प्रस्ताव कहा जाता था। इसमें 7 महत्वपूर्ण बातें थी। जो कोलंबो प्रस्ताव की 7 महत्वपूर्ण बातों में जो था, पहला था वर्तमान युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त है। चीन पश्चिमी क्षेत्र में अपनी चौकियां 10 किलोमीटर पीछे हटा लें, जैसा कि चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने गत 21 और 24 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के पास भेजे गए एक पत्र में स्वयं प्रस्ताव किया था। तीसरा, यह सम्मेलन भारत सरकार से अपील करता है कि अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति बनाए रखे। चौथा, सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक चीन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र असैनिक क्षेत्र जिसकी निगरानी दोनों पक्ष द्वारा नियुक्त गैर सैनिक चौकियां करे। पूर्वी नेफा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो आज का अरुणाचल प्रदेश है क्षेत्र में दोनों सरकार द्वारा मान्य वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल संघर्ष विराम रेखा का कार्य करे, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्र में दोनों का समाधान सैनिक शक्ति का आश्रय लिए बिना ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। यहाँ 8 सितंबर 1962 की पूर्व की स्थिति रहनी चाहिए। सम्मेलन यानी कोलंबो प्रस्ताव यह भी विश्वास करता है कि इन प्रस्तावों को क्रियान्वयन होने से दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम की स्थिति में समस्या को सुलझाने की दृष्टि से वार्ता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने इस कोलंबो प्रस्ताव की स्वीकृति दी, लेकिन चीन ने ऐसी कुछ शर्तें जोड़ दी जिसके चलते प्रस्ताव अव्यावहारिक रूप से महत्वहीन हो गए। जबकि चीन का कहना था पश्चिम में विसैनिकीकृत क्षेत्र जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, जो भारत और चीन की सैनिक चौकियां नहीं होनी चाहिए, वरन सिर्फ चीन को ही इस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए। विसैनिकृत प्रदेश में भारतीयों को किसी भी रूप में उपस्थित होने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। पूर्वी क्षेत्र के संबंध में चीन का अभिमत था कि भारतीय सेना को मैकमोहन लाइन जो ईस्टर्न फ्रंटियर को डिमार्केट करता है तक जाने का भी अधिकार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भारत की इन चीनी प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति थी और कोलंबो प्रस्ताव जो है असफल रहा और शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से भारत का खोया हुआ भूभाग अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है और चीन आज भी अपनी नीतियों से विस्तारवादी साम्राज्यवाद का परिचय दे रहा है। एक कर्नल नासिर जो मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, 3 अक्टूबर 1963 को भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए एक दूसरा प्रस्ताव रखा, जिसमें कोलंबो प्रस्ताव की ही बातों को दोहराया गया और विवादों की समाप्ति के लिए दूसरा एक कोलंबो सम्मेलन आयोजित करने के कहा, लेकिन इसका भी कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। कोलंबो प्रस्ताव असफल रहा और भारत की स्थिति आज भी वही कमोबेश बनी हुई है। अगर हम इस चीज पे ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि हमें भारत और चीन को सीमा विवाद को एक नेहरूकालीन युग की एक कटु याद के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। भारत और चीन ट्रांसग्रेशन निश्चित रूप से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और जिन वीर सैनिकों ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वह चिर अविस्मरणीय बने रहेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत रुचि रुझान और दूरदर्शी और समदर्शी सूझबूझ ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते हैं।
राजनय में राष्ट्रहित सर्वोपरि है और सदैव रहेगा, लेकिन इसके संपादन में कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बृहत्तर राजनीतिक परिवर्तन और प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है, जिसे हम स्वेच्छानुसार नहीं मोड़ सकते यानी नहीं मोड़ा जा सकता है। इसलिए इस बारे में जरूरत से ज्यादा क्षुब्ध होना व्यर्थ है। वर्तमान सीमा विवाद से निपटने के लिए हमें एक नया मैकेनिज्म विकसित करना होगा। 22 चरण अब तक भारत और चीन के बीच 22 चरणों की बातचीत हो चुकी है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बेनतीजा है।